आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो राजस्थान के एक ऐसे राजवंश के बारे में हैं जिनका नाम सुनते ही मतलब वीरता और गौरव की तस्वीरें दिमाग में आती हैं। चौहान। हम्म। लेकिन आज हम पृथ्वीराज चौहान की नहीं बल्कि इस कहानी की बिल्कुल शुरुआत की बात करेंगे कि आखिर यह वंश शुरू कहाँ से हुआ, इनकी जड़ें कहाँ थीं। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही दिलचस्प सफर है, क्योंकि ये हमें सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों के बारे में नहीं बताता, सही। बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे एक वंश अपनी पहचान बनाता है, अपनी कहानियां गढ़ता है और एक छोटे से इलाके से निकलकर इतिहास के केंद्र में आ जाता है। तो चलिए इस कहानी की पहली परत खोलते हैं। हमारे दस्तावेज बताते हैं कि चौहान सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है जैसे एक बड़े पेड़ की कई शाखाएं हों जो अलग अलग दिशाओं में फैली हों। ये समझने के लिए सबसे सही तरीका है, इनका जो मुख्य तना या केंद्र था वो था शाकंभरी, यानी आज की सांभर झील के आसपास का इलाका। शाकंभरी। हाँ, उसे सापादग लक्ष्य भी कहते थे। यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। समय के साथ इस मुख्य तने से दो बड़ी शाखाएं निकली। ओके, तो पहली शाखा कौन सी थी? जो पहली और कह सकते हैं पुरानी शाखा थी वो थी नाडोल की। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में लक्ष्मण चौहान नाम के एक राजकुमार ने की थी। एक मिनट, अगर उनका मूल केंद्र शाकंभरी था तो लक्ष्मण चौहान को नाडोल में एक अलग शाखा शुरू करने की क्या जरूरत पड़ी? क्या शाकंभरी में कोई पारिवारिक विवाद चल रहा था? एक दिलचस्प सवाल है। देखिए, स्रोत सीधे सीधे किसी विवाद का जिक्र नहीं करते, लेकिन इतिहासकार अंदाजा लगाते हैं कि ये लक्ष्मण चौहान की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा थी। अच्छा। वो अपने पिता वाकपति राज के अधीन सिर्फ एक राजकुमार बनकर नहीं रहना चाहते थे, बल्कि खुद एक राज्य का संस्थापक बनना चाहते थे। तो वो निकल पड़े। हाँ, तो वो अपनी छोटी सी सेना लेकर शाकंभरी से निकले और पाली के पास नाडोल में अपनी धाक जमा ली। मतलब ये एक तरह का स्टार्टअप था उस जमाने का, अपने दम पर कुछ नया शुरू करना। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी शाखा? दूसरी शाखा काफी बाद में, मतलब 1113 ईस्वी में बनी अजमेर की शाखा। इसकी स्थापना अजय राज चौहान ने की। तो लगभग 150 साल बाद। जी, ये क्रम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चौहानों की बढ़ती शक्ति को दिखाता है। पहले नाडौल और फिर लगभग 150 साल बाद एक और ज्यादा शक्तिशाली केंद्र अजमेर। और कहानी यही नहीं रुकती, नाडौल वाली शाखा से भी और छोटी छोटी टहनियां निकली हैं ना? हाँ, और ये उस दौर की राजनीति को दिखाता है। हर महत्वाकांक्षी राजकुमार अपने लिए एक नया राज्य बनाना चाहता था। तो लक्ष्मण चौहान के वंशजों में से कीर्तिपाल चौहान ने आगे बढ़कर जालौर में अपनी सत्ता स्थापित की। और ये इतिहास में सोनगरा चौहान कहलाए। बिल्कुल। और सिरोही और बूंदी वाले? ठीक वही पैटर्न। नाडौल शाखा से ही लुम्बा चौहान ने सिरोही के पहाड़ी इलाके में अपना राज कायम किया, जो देवड़ा चौहान कहलाए, और देवा चौहान ने बूंदी में हाड़ा चौहानों की नींव रखी। तो ये एक तरह का पारिवारिक विस्तार था। सही कहा, जहां हर शाखा अपनी एक अलग पहचान बना रही थी, भले ही वो मूल रूप से एक ही वंश के थे। और अजमेर वाली शाखा से भी एक बहुत मशहूर शाखा निकली, रणथंभौर के चौहान। हाँ बिल्कुल। जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हरा दिया, तो उनके बेटे गोविंद राज ने 1194 में रणथंभौर को अपना केंद्र बनाया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे शाकंभरी की जड़ों से निकलकर ये वंश पूरे राजस्थान और आसपास के इलाकों में फैल गया। जी, ये नक्शा उनकी राजनीतिक यात्रा को समझने में हमारी मदद करता है। तो अब जब हमने ये नक्शा समझ लिया है, तो सबसे बड़े और सबसे उलझे हुए सवाल पर आते हैं। आखिर ये चौहान आए कहाँ से थे? इनकी उत्पत्ति का सच क्या है? हमारे दस्तावेज तो कोई एक जवाब नहीं देते, बल्कि एक पहेली खड़ी कर देते हैं। ये कहानी चंद्रबरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में बताई है। कहानी के अनुसार जब धरती पर राक्षस उपद्रव मचा रहे थे, तो गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया। ओके। और उस यज्ञ के अग्निकुंड से 4 योद्धा वंश पैदा हुए, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौथे थे चौहान। तो क्या इसे सच मान लेना चाहिए या इसका कोई सांकेतिक अर्थ है? ज्यादातर इतिहासकार इसे सांकेतिक ही मानते हैं। इसका एक मतलब ये हो सकता है कि इन राजपूत वंशों को विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए एक साथ लाया गया था और यज्ञ के जरिए उन्हें शुद्ध करके क्षत्रिय धर्म में शामिल किया गया। अच्छा, ये मतलब हो सकता है। मनोतनैन और सूर्यमल मिश्रण जैसे बाद के लेखकों ने इस कहानी को काफी लोकप्रिय बना दिया। ठीक है, तो एक सिद्धांत हुआ अग्निवंशी, लेकिन हमारे स्रोत कुछ और भी कहते हैं।
कुछ उन्हें सूर्यवंशी बताते हैं। जी, नयन चंद्र सूरी की हम्मीर महाकाव्य और जयानक की पृथ्वीराज विजय जैसे ग्रंथ चौहानों को सूर्य का वंशज बताते हैं, यानी उसी वंश का जिसमें भगवान राम हुए थे। तो अग्निवंशी, सूर्यवंशी, इतनी अलग अलग कहानियां क्यों? क्या यह सिर्फ इतिहासकारों का मतभेद है या इसके पीछे कोई और वजह है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, अक्सर जब कोई राजवंश सत्ता में आता है तो वो अपनी वैधता और सम्मान साबित करने के लिए एक गौरवशाली वंश से जुड़ने की कोशिश करता है, अपनी लेजिटिमेसी बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। सूर्यवंशी या चंद्रवंशी कहलाना उन्हें सीधे तौर पर पौराणिक राजाओं से जोड़ता था, जो उनकी प्रजा और पड़ोसी राज्यों के सामने उनकी हैसियत को बढ़ाता था। और आपने चंद्रवंशी का जिक्र किया, क्या वो दावा भी है? हाँ, और यहीं पर चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं। हाँ। हांसी, जो हरियाणा में है, और अचलेश्वर, सिरोही में, वहां से मिले शिलालेखों में चौहानों को चंद्रवंशी कहा गया है। मतलब भगवान कृष्ण का वंश। जी, तो एक ही वंश के लिए 3 अलग अलग पौराणिक दावे हैं। ये तो वाकई में उलझन भरा है। लेकिन क्या कोई ऐसा सिद्धांत है जो पौराणिक कथाओं से हटकर किसी ठोस सबूत पर आधारित हो? बिल्कुल है, और वो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। बिजोलिया से मिला एक शिलालेख है जो 1170 ईस्वी का है। हाँ। वो साफ साफ कहता है कि चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, कोई काव्य नहीं। अच्छा। और प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा भी इसी मत का पुरजोर समर्थन करते हैं। डॉक्टर भंडारकर तो एक कदम आगे बढ़कर कहते हैं कि वे खज्र नाम की एक विदेशी जाति के नागर ब्राह्मण थे जो भारत में आकर बस गए थे। ब्राह्मण? ये तो पूरी कहानी ही बदल देता है। मतलब वो योद्धा बनने से पहले ब्राह्मण थे? इस सिद्धांत के अनुसार हाँ, ऐसा हो सकता है कि उनके पूर्वज ब्राह्मण रहे हों और बाद में उन्होंने शस्त्र उठाकर राजपाट संभाला हो, जो उस दौर में असामान्य नहीं था। रुकिए, एक और नजरिया भी तो है, कर्नल टॉड जैसे यूरोपीय इतिहासकारों का, जो उन्हें विदेशी मानते हैं। सही कहा। कर्नल टॉड और विलियम क्रूक जैसे इतिहासकार मानते हैं कि चौहान शक और सिथियन जैसी मध्य एशियाई लड़ाकू जातियों के वंशज थे जो भारत आईं और यहीं बस गईं। और वो अग्निकुंड वाली कहानी को इससे जोड़ते हैं? बिल्कुल, कि यज्ञ द्वारा इन विदेशियों को हिंदू समाज में शामिल किया गया। तो कुल मिलाकर हमारे पास 5 अलग-अलग सिद्धांत हैं: अग्निवंशी, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ब्राह्मण और विदेशी। ये तो वाकई एक उलझी पहेली है। ये दिखाता है कि इतिहास कितना बहुस्तरीय हो सकता है। हाँ, जहां हर स्रोत एक अलग कहानी कहता है। चलिए, इन सिद्धांतों को छोड़कर अब उस व्यक्ति पर आते हैं जिसने जमीन पर इस वंश की नींव रखी। हर कहानी की एक शुरुआत होती है। इस वंश की नींव का पत्थर किसने रखा था? इस कहानी का पहला अध्याय लिखा था वासुदेव चौहान ने। वासुदेव चौहान? जी, बिजौलिया शिलालेख के अनुसार उन्होंने 551 ईस्वी के आसपास शाकंभरी में चौहान राज्य की स्थापना की। इसीलिए उन्हें चौहानों का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। मतलब वो व्यक्ति जहां से ये वंश शुरू हुआ। बिल्कुल। और उनकी राजधानी कहाँ थी? शाकंभरी? नहीं, उनकी शुरुआती राजधानी अहिच्छत्रपुर थी, जिसे आज हम नागौर के नाम से जानते हैं। अच्छा, नागौर। हाँ, शाकंभरी उनका मुख्य क्षेत्र था, लेकिन जो प्रशासनिक केंद्र था वो अहिच्छत्रपुर था। और इन शिलालेखों में वासुदेव के बारे में एक बहुत ही अद्भुत बात लिखी है, सांबर झील को लेकर। जी, शिलालेख में एक तरह की पौराणिक कथा है कि प्रसिद्ध खारे पानी की सांभर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने ही करवाया था। क्या ये सच हो सकता है? अब देखिए, भूवैज्ञानिक रूप से ये सच नहीं हो सकता, लेकिन ये कहानी दिखाती है कि स्थानीय लोग वासुदेव को कितना चमत्कारी और शक्तिशाली मानते थे। उनकी महानता को स्थापित करने का एक तरीका था। सही। उन्होंने अपनी कुल देवी शाकंभरी माता का मंदिर भी बनवाया, जिनके नाम पर ही इस इलाके का नाम पड़ा। वासुदेव के बाद चौहान शक्ति धीरे धीरे बढ़ी होगी। क्या कोई ऐसा शुरुआती राजा था जिसने इस वंश को एक छोटी सी जागीर से ऊपर उठाया? हाँ, कई राजाओं ने योगदान दिया, लेकिन एक महत्वपूर्ण नाम है दुर्लभ राज प्रथम का। उनके समय चौहान अभी तक पूरी तरह से स्वतंत्र राजा नहीं थे। तो क्या थे वो? वो कन्नौज के शक्तिशाली प्रतिहारा शासक वत्सराज के सामंत थे। सामंत? इसका मतलब क्या है? एक तरह के गवर्नर या सहयोगी शासक? बिल्कुल सही। सामंत का मतलब था उनके अधीन एक सहयोगी शासक जो जरूरत पड़ने पर अपनी सेना के साथ मुख्य राजा की मदद करता था। अच्छा। उस समय कन्नौज पर कब्जे के लिए उत्तर भारत की 3 बड़ी शक्तियों प्रतिहार,
पाल और राष्ट्रकूट में एक भयंकर 100 साल लंबी लड़ाई चल रही थी, जिसे इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। बिल्कुल। इसमें दुर्लभ राज ने प्रतिहारों की तरफ से हिस्सा लिया, जो दिखाता है कि चौहान शुरू से ही बड़ी राजनीति का हिस्सा थे, भले ही वो मुख्य खिलाड़ी ना हो। और स्रोतों में एक और राजा का जिक्र है जिनकी रानी बहुत प्रसिद्ध थीं, चंद्रराज। हाँ, ये एक बहुत ही अनोखी कहानी है। राजा चंद्रराज की रानी का नाम था आत्मप्रभा, जिन्हें रुद्रिणी भी कहते थे। वो योग क्रियाओं में बहुत निपुण थीं। कहा जाता है कि वो भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थीं और अपनी योग साधना के तहत पुष्कर की पवित्र झील के किनारे हर रोज 1000 दीपक जलाती थीं। 1000 दीपक, जरा सोचिए वो नजारा। पुष्कर की शांत झील और उसके किनारे जलते हुए 1000 दीपक। ये सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं थी, ये रानी के प्रभाव और उनकी योगिक शक्ति का एक सार्वजनिक प्रदर्शन भी था। बिल्कुल, यह हमें उस समय के समाज और धर्म के बारे में भी बताता है। लेकिन अगर हम विशुद्ध राजनीतिक शक्ति की बात करें, तो असली गेम चेंजर थे विग्रहराज द्वितीय। तो वो पहले शासक थे जिन्होंने चौहानों को सच में एक बड़ी ताकत बनाया। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। हमारे दस्तावेज उन्हें शुरुआती चौहानों में सबसे शक्तिशाली शासक बताते हैं। उन्हें एक उपाधि दी गई थी, वैरीघट। वैरीघट, जिसका मतलब होता है शत्रुओं का संहारक। जी, उन्होंने वो काम किए जो दिखाते थे कि अब चौहान किसी के सामंत नहीं रहे। जैसे कि उन्होंने गुजरात के शक्तिशाली चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराया। जरा सोचिए, उस समय गुजरात एक बहुत अमीर और ताकतवर राज्य था। सही। उनके राजा को हराना कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, ये राजनीतिक मंच पर एक बहुत बड़ा बयान था। और गजनवी को भी रोकने की बात है। हाँ, स्रोत ये भी संकेत देते हैं कि उन्होंने महमूद गजनवी की फौजों को मारवाड़ के रेगिस्तान में आगे बढ़ने से रोका था। ये वो समय था जब चौहान एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरकर सामने आए। तो शाकंभरी के इस सुनहरे दौर का अंत किसके साथ हुआ? इस दौर का अंत पृथ्वीराज प्रथम के साथ होता है। उनके समय की एक नाटकीय घटना का जिक्र मिलता है। अच्छा। 1105 ईस्वी में पुष्कर के पवित्र घाटों पर कुछ चालुक्य सैनिक लूटपाट कर रहे थे। जब पृथ्वीराज प्रथम को ये पता चला, तो उन्होंने उन 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतरवा दिया। बाप रे! ये उनकी बढ़ती हुई आक्रामकता और अपने क्षेत्र की रक्षा करने की क्षमता का प्रतीक था। बिल्कुल। तो शाकंभरी का आधार तो बहुत मजबूत हो चुका था। फिर उनके बेटे अजयराज ने एक नया शहर अजमेर क्यों बसाया? शाकंभरी छोड़ने की क्या जरूरत थी? ये एक दूरदर्शी और कह सकते हैं रणनीतिक कदम था। शाकंभरी एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र था, लेकिन वो थोड़ा अलग थलग था। अजयराज को एक ऐसे केंद्र की जरूरत थी जो व्यापार के रास्तों पर हो, जिसकी सुरक्षा आसानी से की जा सके और जो उत्तर भारत की राजनीति के केंद्र में हो। और अजमेर इन सब पैमानों पर खरा उतरता था? बिल्कुल। अजमेर अरावली की पहाड़ियों से घिरा है, जहां अजयराज ने गढ़ बीठली नाम का एक अभेद्य किला बनवाया, जो बाद में अजय मेरु दुर्ग कहलाया, कि एक नई महत्वाकांक्षा भी दी। ये शाकंभरी से अजमेर का स्थानांतरण चौहानों के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। बिल्कुल। तो ये थी चौहानों के शुरुआती सफर की कहानी, उनकी रहस्यमयी और अनेक उत्पत्ति की कथाओं से लेकर शाकंभरी में एक राज्य की स्थापना और फिर अपनी महत्वाकांक्षाओं को पंख देने के लिए अजमेर जैसे सामरिक केंद्र की ओर बढ़ना। सही कहा। और ये पूरी चर्चा एक बहुत दिलचस्प सवाल भी हमारे सामने रखती है। स्रोतों में एक जगह उल्लेख है कि शक्तिशाली राजा विग्रहराज द्वितीय ने अपने हर्षनाथ शिलालेख में चौहानों का मूल स्थान आनंदपुर, जो सीकर के पास है, वो बताया है, शाकंभरी नहीं। अच्छा, ये तो शाकंभरी से अलग है। जी, तो ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि क्या वंश के भीतर भी उनके अपने मूल स्थान को लेकर अलग-अलग विचार थे, या फिर जैसे जैसे वो ज्यादा शक्तिशाली होते गए, क्या वो अपनी उत्पत्ति की कहानियों को और ज्यादा भव्य बनाने के लिए उन्हें बदलते गए? बिल्कुल। ये इतिहास की उन गहराइयों में से एक है जो हमें हमेशा और जानने और खोजने के लिए प्रेरित करती है।